नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आदिवासी संघर्षों की बात हो और 1910 के बस्तर विद्रोह का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे भूमकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई छोटा-मोटा विद्रोह नहीं था, इसने तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए आज इस महान विद्रोह की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब देखिए, इस विद्रोह की आग सिर्फ आम लोगों के दिलों में नहीं जल रही थी। नहीं, इसकी चिंगारी तो राज परिवार के बिल्कुल अंदर सुलग रही थी। और ये शब्द थे राजमाता सुवर्ण कुंवर के, जिन्होंने आदिवासियों को विद्रोह के लिए सीधे सीधे उकसाया था। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये विद्रोह आखिर शुरू क्यों हुआ। इसकी जड़ें सिर्फ शोषण में नहीं, बल्कि शाही साजिशों में भी छिपी हुई थीं। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक शख्स था, दीवान पंडा बैजनाथ। अब हुआ ये कि राजा रुद्र प्रताप देव तो बालिग हो चुके थे, लेकिन रियासत का सारा कंट्रोल इसी दीवान के हाथों में था। तो एक तरह से आदिवासी और राज परिवार दोनों के लिए ये दीवान राजा और उनके बीच एक दीवार की तरह बन गया था। इस पूरी बगावत की स्क्रिप्ट लिखने वाले दो मेन लोग थे। पहले राजा के चाचा लाल कालिंदर सिंह, जो प्रशासन से बाहर किए जाने की वजह से अंग्रेजों से बहुत नाराज थे, और दूसरी थी राजमाता सुवर्ण कुंवर, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थीं। इन दोनों के पर्सनल गुस्से ने जब आदिवासियों की शिकायतों का साथ दिया तो विद्रोह की आग भड़क उठी। तो ये तो हुई शाही साजिश की बात, लेकिन आम आदिवासी क्यों भड़के हुए थे? चलिए अब उन वजहों को जानते हैं जिन्होंने लोगों के इस असंतोष को एक भयंकर विद्रोह में बदल दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 6400 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इतना बड़ा जंगल था जिसे अंग्रेजों की नई फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत रिजर्व किया जाना था। सीधे सीधे कहें तो ये आदिवासियों की अपनी जमीन पर एक बहुत बड़ा कब्जा था। मतलब इस एक पॉलिसी ने आदिवासियों का जंगल से जो सदियों पुराना रिश्ता था, उसे एक झटके में खत्म करने की कोशिश की। सोचिए, झूम खेती बंद, लकड़ी या फल फूल लाना बंद, सब पर पाबंदी। उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उनकी पहचान थी, उनका सम्मान था। और यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी वजह बनी। और शोषण सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। एक और प्रथा थी बेगार, मतलब लोगों से जबरदस्ती बिना पैसे दिए मजदूरी करवाना। ऊपर से नए स्कूल बनाने के नाम पर उनसे पैसा भी वसूला जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों पर बोझ कितना ज्यादा बढ़ गया था। और इस गुस्से का नतीजा, ये नंबर देखिए। विद्रोह के दौरान 60 में से 45 स्कूल जला दिए गए थे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि लोग कितने ज्यादा नाराज थे कि अपने ही पैसे और मेहनत से बनी चीजों को वो तबाह कर रहे थे। तो ये जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो जल्द ही एक ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह में बदल गया। और इसका संदेश फैलाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। तो संदेश कैसे भेजा गया? कोई चिट्ठी नहीं, कोई ऐलान नहीं, बल्कि गांव-गांव में कुछ चीजें घुमाई गईं। एक तीर, एक लाल मिर्च, मिट्टी का एक टुकड़ा और एक धनुष भाला। आदिवासियों की परंपरा में इन प्रतीकों का मतलब बिल्कुल साफ था। तैयार हो जाओ, हथियार उठा लो और बताई गई जगह पर इकट्ठा हो जाओ। ये एक ऐसा पावरफुल कॉल था जिसने मुरिया, माड़िया और धुरवा जैसी कई जनजातियों के हजारों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया। और फिर विद्रोह की आग भड़क उठी। 2 फरवरी को पूसपाल बाजार की लूट से इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये पूरे इलाके में फैल गई। अंग्रेजों को तो इसकी भनक तक नहीं थी। जब 7 फरवरी को राजा ने तार भेजा, तब जाकर उन्हें पता चला कि मामला कितना गंभीर है। और फिर उन्होंने पूरी ताकत से इस विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। इसी विद्रोह की आग से एक महानायक का उदय हुआ, गुंडाधुर। कहते हैं वो इस विद्रोह की जान थे, उसकी आत्मा थे। उन्होंने ही जगदलपुर की घेराबंदी को लीड किया था। हालांकि विद्रोह के बाद वो एक किंवदंती बन गए और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन इतना बड़ा विद्रोह, इतना जोश, आखिर नाकामयाब क्यों हुआ? इसकी वजह थी ताकत का भयानक असंतुलन। आप खुद ही देखिए, ये लड़ाई कितनी एक तरफा थी। एक तरफ थे आदिवासियों के पारंपरिक धनुष बाण और तलवारें, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की मॉडर्न राइफलें और मशीन गनें। ये एक ऐसी खाई थी जिसे सिर्फ हिम्मत से नहीं भरा जा सकता था। तो असफलता की कई वजहें थी। एक तो तैयारी उतनी पक्की नहीं थी, हथियार बहुत पुराने थे, और अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था जिससे वो फौरन एक दूसरे से बात कर लेते थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विद्रोह के मेन स्ट्रैटेजिस्ट लाल कालिंदर सिंह को ही पकड़ लिया गया। मतलब हमला करने का आखिरी ऑर्डर कभी दिया ही नहीं जा सका।
लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से फेलियर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भले ही विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है। इसका नतीजा ये हुआ कि उस जालिम दीवान पंडा बैजनाथ को हटाया गया। फॉरेस्ट पॉलिसी में भी कुछ ढील दी गई। इस बगावत ने अंग्रेजी सिस्टम की क्रूरता को सबके सामने ला दिया और ये इस इलाके के इतिहास में हमेशा के लिए प्रतिरोध का एक मजबूत प्रतीक बन गया। तो हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का बलिदान बेकार नहीं गया। भूमकाल विद्रोह इस क्षेत्र के लोगों के लिए संघर्ष और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह बलिदान हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है, किसी भी बगावत की असली कामयाबी क्या होती है? क्या सिर्फ जंग जीतना ही कामयाबी है, या फिर उस बगावत से जो बदलाव आते हैं, जो चेतना जागती है, वो उसकी असली विरासत है? इस पर सोचिएगा जरूर।